हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट रहता था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है, क्योंकि आपका जो यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए टाइम बहुत कम है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और आपकी एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। उसी के साथ साथ आपका इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। जैसे ही आपका इंडियन ज्योग्राफी होता है, हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कराएंगे। अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, और पॉलिटी की सीरीज़ भी उसी के साथ में ही चल रही है। साइंस में सबसे पहले हम बायो कंप्लीट करा रहे हैं, बायो के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। साइंस में साइंस में हमने ये देखा, और अब जो है आपका जो मेडिवल हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज का चैप्टर नंबर है 4, जो कि संबंधित है किससे, खिलजी वंश से। जिस किसी ने जो है इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो आप जैसे ही ये वाली क्लास पूरी होती है, आप उसमें जाके पूरी प्लेलिस्ट जाके उसमें मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्लास कंप्लीट पूरी हो चुकी हैं, उसको आप देख लीजिएगा। इसके पहले की क्लास मिडिवल हिस्ट्री जो कि चैप्टर 3 तक कंप्लीट हुआ है, और एंशिएंट हिस्ट्री आपको पूरी कंप्लीट हो गई है। एनवायरनमेंट भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, आप उसको पूरा देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है खिलजी वंश से संबंधित है, चैप्टर है 4 मिडिवल हिस्ट्री का। इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, दिल्ली में हौजे खास का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। किसने इसका निर्माण करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जो कि यहाँ पे जो है जो कि दिल्ली के लोग होंगे उनको तो ये चीज़ पता ही होगी। जो नहीं भी होंगे, जिनको दिल्ली आना होगा, चाहे वो आईआईटी दिल्ली आना हो, या एम्स आना हो, या जेएनयू आना हो, तो आपको सबसे पहले हौज खास आना होगा। क्या हौज, वैसे तो इसमें लिखा है हौजे खास, लेकिन बोलते क्या है, हौज खास। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में, तो 1316 ने जो इनका जो ईयर है, दिल्ली में सीरी नामक नगर की स्थापना की थी। किसने, कौन से नगर की स्थापना की थी, इन्होंने दिल्ली में सीरी नामक नगर की स्थापना की थी। यहीं पर एक तालाब का निर्माण करवाया है, जो हौज ए खास या हौज ए रानी के नाम से जाना जाता है। आमिर खुसरो ने इसकी प्रशंसा में लिखा है कि पानी के बीच गुंबद समुद्र की तरह पर बुलबुले के समान है। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। जो भी दिल्ली जो है जब भी आएँ, जो दिल्ली में रह रहे हैं वो तो देखे ही होंगे, जो नहीं रह रहे हैं जब भी दिल्ली आप लोग आइएगा तो इसको देख के आइएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, हम देख चुके हैं। चूँकि आईआईटी दिल्ली के बगल में है जस्ट, तो इसलिए मेरा देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए। किसके शासनकाल में, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। 1292 ईस्वी में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन ने समय नष्ट नहीं किया, अपनी सेना लेकर सिंधु नदी घाटी तक पहुंच गया, मंगोलों को पराजित किया। बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। सिंध के पश्चात कुछ मंगोलों ने भारत में बसने का निर्णय लिया। परिणामतः उलुग खां के नेतृत्व में 4,000 मंगोल भारत में बस गए, जो नवीन मुसलमान कहलाए। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया। किसने जो है धारण किया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। उसकी जो विजय थी, विजयों और सफलताओं ने उसे इतना प्रोत्साहित किया कि उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अंकित कराया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने और नवीन धर्म को आरंभ करने की इच्छा करने लगा, परंतु उसके वफादार मित्र कोतवाल अला उल मुल्क ने उसे सलाह दी कि पहले वह भारत के विस्तृत प्रदेश को जीतने का प्रयत्न करे और नवीन धर्म को चलाने का विचार त्याग दे, क्योंकि यह कार्य शासकों का न होकर पैगंबरों का होता है। अलाउद्दीन ने उसकी सलाह मान ली और भारत में एक ही विस्तृत एवं दृढ़ राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण है कि वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कथन क्या है,
कथन है कि अलाउद्दीन के जो दक्षिण अभियान थे वो धन प्राप्ति के अभियान थे। दूसरा जो कारण है वो क्या है कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो यहाँ पे जो कथन और कारण दिया हुआ है, तो ये दोनों ही जो हमने क्या बताया था कि जब कथन और कारण को देखेंगे तो दोनों फैक्ट पहले देखेंगे कि सत्य है कि नहीं है। अगर मान लीजिए जो है जो कथन और कारण दोनों फैक्ट सत्य दिया हुआ है, तो जो कारण है, तो कारण को हम देखेंगे कि वो जो है कथन से इंटरलिंक कर रहा है कि नहीं। जो कथन में जो चीज़ कही गई है, कारण उसी के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इसमें क्या है, अलाउद्दीन, चूँकि जो कथन दिया है, अलाउद्दीन के दक्षिण जो अभियान थे वो किसके लिए थे? वो धन की प्राप्ति के लिए थे। दूसरा जो कारण कहता है कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कब्जे में नहीं करना था, वो ये जो है धन प्राप्ति के अभियान थे उसके। तो ये कब्जे की बात तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आती, तो इसलिए क्या है कि आपका जो कथन सही है और कारण गलत है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान साम्राज्य विस्तार न होकर उसकी धन प्राप्त करने की लिप्सा का नतीजा था। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों पर कब्जे का प्रयास नहीं किया, न ही उन राज्यों को विलय करने की कोशिश की। उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था? सिर्फ जो है धन और उपहार प्राप्त करना, मतलब धन कमाना और जो है उपहार प्राप्त कर वापस लौट जाना। धन कमाना नहीं, धन को प्राप्त करना, कमाना तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। मलिक काफूर जो है, मलिक काफूर का जो दक्षिण का जो अभियान था उसका अति विश्वसनीय वृत्तांत किसने दिया है? ये दिया है आमिर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में आमिर खुसरो उसके साथ था। आमिर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह तारीख़ अलाई में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का विवरण देते हुए आमिर खुसरो ने लिखा है, मलिक काफूर के साथ 1000 ऊँट दिल्ली लौटे तो लदे कोस से कराह रहे थे। मलिक काफूर के दक्षिण विजय का विश्वसनीय वृत्तांत आमिर खुसरो ने वर्णित किया है। क्या कहा इन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का जो विवरण देते हुए आमिर खुसरो ने कहा है कि मलिक काफूर के साथ 1000 ऊँट दिल्ली लौटे तो लदे कोस से वे कराह रहे थे। मलिक काफूर के दक्षिण विजय का विश्वसनीय वृत्तांत आमिर खुसरो ने वर्णित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। रणथंभौर हमीरदेव चित्तौड़ राणा रतन सिंह से संबंधित है। कहाँ से? चित्तौड़ से। राजा राय रामचंद संबंधित है देवगिरी से। कर्णदेव का संबंध है गुजरात से। फिर से एक बार देखेंगे, हमीरदेव संबंधित हैं रणथंभौर से। राणा रतन सिंह का संबंध है चित्तौड़ से। जिसने भी मूवी देखी होगी, ऐसे नहीं याद आ रहा होगा तो मूवी से आपको याद आ जाएगा। दूसरा जो है क्या है, राजा राय रामचंद्र संबंधित है किससे? देवगिरी से। मूवी कौन सी? पद्मावत। कर्णदेव का संबंध जो है किससे है? गुजरात से है। नेक्स्ट हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी है? रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को जो है किसकी उपाधि दी है? रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी है। किसने दी है? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो रामचंद्र देव नाम के जो हिंदू शासक थे उनको राय रायन की उपाधि दी है। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र को पराजित किया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन को अपार धन भेंट किया। इससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने उसको राय रायन की उपाधि प्रदान की है, उसको उसका राज्य वापस कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न हुआ था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। फिर से हम देखेंगे, फिर से क्या है क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न हुआ था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। रामचंद्र देव अभी हमने देखा देवगिरी के शासक थे, जिसको जो है इन्होंने पराजित कर दिया था। तो पहले जो है क्या करते थे राजा, पराजित करने के बाद जो उनकी जो जिस राजा को पराजित किया है तो उनकी अगर कोई कन्या होती थी तो उनसे विवाह कर लेते थे। तो ये उनसे जो है उनकी पुत्री का नाम था झत्यपाली। इससे जो उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या था? शिहाबुद्दीन उमर नाम था।
अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने रामदेव की पुत्री झत्यपाली से उत्पन्न अलाउद्दीन के 6 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया, स्वयं उसका संरक्षक बन गया। अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां और उसके छोटे भाई शादी खां को अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां, जिसकी आयु 18 वर्ष की थी, उसे काफूर ने बंदी बना लिया। अपने कुछ सैनिकों को उसकी आंखें निकालने के लिए भेजा, किंतु मुबारक ने उन सैनिकों को रिश्वत देकर काफूर को मारने वापस भेज दिया। उन्होंने सरलता से इस कार्य को संपन्न कर दिया। इस घटना के 2 माह बाद उसने अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर को अपदस्थ करके अंधा कर दिया और स्वयं सिंहासन हस्तगत कर लिया। नेक्स्ट क्या है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? किसका शासन था? काकतीय वंश का। अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था तो उस समय जो है वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय वंश का। 1303 में अलाउद्दीन की सेना ने वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ काकतीय वंश का शासन प्रतापरुद्र देव था। जो शासक था वो कौन था? प्रतापरुद्र देव था। काकतीय की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया। अलाउद्दीन ने 1309 से 1310 ईस्वी में दोबारा मलिक काफूर को तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। प्रतापरुद्र देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया है? तो किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का जो नामकरण हुआ है खिजराबाद के नाम से जो है किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले को घेरा डाल दिया। राजा रतन सिंह ने 7 माह तक बहादुरी से अलाउद्दीन का मुकाबला किया, परंतु अंत में अगस्त 1303 में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम है गुजरात 1299 ईस्वी, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ है 1303 में, वारंगल है 1310 में। फिर से देखेंगे, गुजरात है 1299 में, रणथंभौर है 1301 में, चित्तौड़ है 1303 में, वारंगल है 1310 में। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी के शासक जो है कौन थे? रामचंद्र देव थे और शंकर देव थे। इनकी जो है पुत्री के साथ जो है उसने विवाह किया था अलाउद्दीन ने। वारंगल के शासक कौन थे? रुद्रदेव थे। होयसल के शासक वीर बल्लाल थे। मदुरा के शासक कौन थे? वीर पांड थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? वह थी सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर किए गए, किंतु उन्हें दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नायक को नियुक्त किया था। इसके द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई। सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई, साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य विस्तार भी किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। कारण है कि वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। तो अभी हमने देखा कि ये दोनों ही फैक्ट इसके संदर्भ में अगर कहा जाए अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में तो दोनों ही फैक्ट सही हैं, किंतु जो कथन है, जो कारण आपका दिया हुआ है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कथन कहा गया है कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया, कारण है वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। ये दोनों तथ्य सही हैं, किंतु जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई है? तो किसको दी गई? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को दी गई है 1000 दिनारी की पदवी। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेना नायक था। वह नपुंसक था। उसे अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था।
उसे जो है अलाउद्दीन खिलजी उसे अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसे हज़ार दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसका नाम क्या है, हज़ार दिनारी है। सुल्तान ने उसे सेना में उच्च पद प्रदान किया तथा वह शीघ्र ही सेनापति बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय काफ़ी अंशों में मलिक काफूर को ही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? कौन? अल्प खान, उलूग खान, नुसरत खान और जफ़र खान। फिर से देखेंगे, अल्प खान, उलूग खान, नुसरत खान और जफ़र खान। अलाउद्दीन जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। आंतरिक विद्रोहों को दबाने, भारत विजय की लालसाओं को पूरा करने, अपने शासन की निरंकुशता को बनाए रखने और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक व्यवस्था की पूरा ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन अपने समय में कुछ योग्य सेनापतियों को सेवाएं प्राप्त करने में भी सफल हुए। नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां, जफ़र खां और मलिक काफूर ने न केवल मंगोल आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा की, अपितु राज्य का विस्तार भी किया। बाद के समय में गाजी तुगलक मलिक ने भी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करने का श्रेय योग्यता का परिचय दिया। निसंदेह इस सेनापतियों को श्रेष्ठ बनाने में अलाउद्दीन का भी हाथ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी मलिक था। आपसे पूछा जा सकता है कि गाजी तुगलक या गाजी मलिक किसका नाम था? तो गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। जलाउद्दीन के समय में वह सैनिक था। अपनी योग्यता से वह प्रगति करता था और 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का सूबेदार सीमा रक्षक नियुक्त किया। उसी पद पर रहते हुए गाजी मलिक ने खुसरव शाह को समाप्त करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बन गया। नेक्स्ट क्या है, कथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। इसको बताने से पहले हम पानी पी लेते हैं। कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। कथन क्या है? कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण क्या है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो कथन आपका सही है, कारण गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर सानी के रूप में करवाया है। उसने विशाल सेना के रखरखाव को देखते हुए अधिक सुधार लागू किए, जिसके तहत अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण लागू किया। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित किए, जिनके मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती है। मूल नियंत्रण का उद्देश्य दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना नहीं था। नेक्स्ट क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। तो पहला और तीसरा सही है इसके संदर्भ में। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के लिए भूमि को नापने का प्रचलन कराया, जिसे मसाहत कहा जाता है। आपको अगर पूछा जाता है कि मसाहत किससे संबंधित, मतलब मसाहत का तात्पर्य है क्या है? अलाउद्दीन ने राजस्व के लिए भूमि को नापने का प्रचलन करवाया, जिसे हम मसाहत कहते हैं। इसके अलावा उसके समय में गवर्नरों के पास विशेष अधिकार नहीं थे। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं हो सकी, अपितु भूमि की पैमाइश करके कृषकों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था दिल्ली या उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर ही लागू की जा सकी थी।
नेक्स्ट हम देखेंगे दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी बकाया लगान की वसूली के लिए। अलाउद्दीन के समय अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेश को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। वसूली प्रणाली के दोषों के संदर्भ में आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा है कि राजस्व एकत्रीकरण में निहित दोषों में एक त्रुटिपूर्ण वसूली भी था, जिसके कारण बहुधा राशि बिना वसूले ही रह जाती थी। राजस्व निर्धारित एवं एकत्र करने का तंत्र अभी अविकसित था, अतः वसूल न किया हुआ बकाया अपरिहार्य था। खालसा भूमि के विस्तार से निचले दर्जे के राजस्व कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई, जिनमें से अधिकांश भ्रष्ट एवं लुटेरे थे। अतः अलाउद्दीन ने इन दोषों को दूर करने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। अब आपसे पूछा जाए कि दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। विशाल सेना के रखरखाव की दृष्टि में अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिसके अंतर्गत बाजार की कीमतों को नियंत्रित करना भी शामिल था। इन प्रयास को बहुत सफलता मिली। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? दीवाने रियासत, बरीद-ए-मंडी, शहना-ए-मंडी, दरोगा-ए-मंडी इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल थे इसको आप देख लीजिए। इसके बॉक्स में क्या दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिसमें सहना-ए-मंडी का कार्य व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। आपसे पूछा जाए कि सहना-ए-मंडी का जो कार्य था वो किससे संबंधित था, तो व्यापारियों पर नियंत्रण रखने से संबंधित था। दूसरा, बाजार उतार चढ़ाव एवं बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। अलाउद्दीन ने बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रखने तथा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों की भी नियुक्ति की थी, जिससे पता चल सके कि जो है सारा कार्य जो है सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। जिन्हें बरीद-ए-मंडी कहा जाता था, जो गुप्तचर थे उन्हें क्या कहते थे? बरीद-ए-मंडी कहते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बरीद-ए-मंडी था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो वो उसका जो है संदर्भ वो जो है जो बरीद-ए-मंडी है वो किसके संदर्भ में जो है बोला गया है, तो वो आपका जो है गुप्तचरों के लिए है, जो कि बाजार नियंत्रण के बारे में जो है देख रेख करते थे, उनकी जानकारी रखते थे कि जो कार्य है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दीवानी रियासत क्या होते थे? ये वाणिज्य मंत्री थे। बाजार की देखभाल का कार्य करता था, अर्थात यह इस विभाग का प्रमुख था। इस पद पर सुल्तान का विश्वास पात्र याकूब नियुक्त था। तो आप इससे देख सकते हैं कि मंत्री हैं, तो मंत्री वर्तमान समय में नहीं, पहले भी जो है मंत्री का जो है प्रयोग किया जाता था। मंत्री क्या करते थे? अलग अलग जो डिपार्टमेंट को देखते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे खराज के रूप में जानते थे। अब आपसे पूछा जाए कि खराज से तात्पर्य है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भूमिकर था। खराज क्या था? खराज से तात्पर्य है भूमिकर। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसके लिए उसने भूमि की पैमाइश मतलब नाप करवाया। बिस्वा को एक इकाई माना। लगान सीधे राज्य के द्वारा वसूला जाता था। लगान किसके द्वारा वसूलते थे? लगान सीधे जो है राज्य के द्वारा वसूला जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? कौन? मतलब निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट से जो है जो लूट से जो प्राप्त जो धन है उसका जो है 80% राज्य कर के रूप में लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में लूट का माल खुम्स होता था। खुम्स किसको बोलते थे? लूट के माल को बोलते थे। और आपका जो है ये खराज क्या होता था? ये भूमि कर था। सल्तनत काल में लूट का माल खुम्स होता था, जिसमें राज्य का 1/5वां एवं सैनिक का 4/5वां जो है होता था। मतलब जो है 5 से जो है 5वें में से जो है चौथा पार्ट होता था। अलाउद्दीन ने इस्लामी
नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी बड़ी सेना के रखरखाव के लिए धन की आवश्यकता के लिए राज्य का हिस्सा जो है 5 में से 4 मतलब 80% तक कर दिया। नेक्स्ट क्या है, घड़ी कर ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछा जाता है कि घड़ी कर और जो है घड़ी कर और ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। घड़ी कर ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में खराज पैदावार का 1/2 भाग कर दिया तथा मकान और चराई कर 2 नए कर लगाए। चराई कर दूध देने वाले पशुओं पर लगाया जाता था, मतलब चराई कर किस पर लगाते थे? जो दूध देने वाले जो पशु थे। नेक्स्ट क्या है, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले इक्ता देने की प्रथा स्थापित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार, मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के लिए एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। इसने इक्ता प्रथा को बंद कर नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में साम्राज्य की सीमाओं का असीमित विस्तार और पुराने क्षेत्रों में बसे किसान वर्ग पर पूरी तरह लगान देने, ये दोनों काम एक ही साथ किए गए। शासक वर्ग के राजस्व में इस अभूतपूर्व वृद्धि के साथ ही अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिन्हें इक्ता व्यवस्था को प्रभावित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे जो है राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। इसने ही रक्त और तलवार की नीति अपनाई। आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसे उपाधियों से विभूषित किया है। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार, लूट को खत्म करने के लिए नए विभाग, दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सबसे पहले शुरू की है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसने कहा कि उसे शरह की चिंता नहीं है? किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने कहा कि उसे शरह की चिंता नहीं है? कहा है अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने राजनीति को धर्म से अलग रखा, उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं किया। अलाउद्दीन की लौकिक शक्ति ने धार्मिक शक्ति को पूर्णतः आच्छादित भी किया। अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करती हैं। एक अस्थिर बुद्धि धर्मांध शासक की अपेक्षा एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता को अधिक महसूस करती है। अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उसने यह विचार प्रकट किया कि राजनीति तथा धर्म बिल्कुल ही भिन्न और विपरीत क्षेत्र हैं। धर्म और धार्मिक आदेशों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और राजनीति के कानून स्वयं अपने आप में कानून हैं एवं उन पर धार्मिक कानून का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वह केवल जनहित को अपना कर्तव्य मानता था, धार्मिक कर्तव्यों के पालन को नहीं। उसने काजी मुगीसुद्दीन से कहा था कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कोई नियम शरीयत सम्मत है या नहीं, मैं वही चाहता हूँ जिसे राज्य के हित में उचित समझता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उलाह का पद धारण किया? तो किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वंश का जो अंतिम जो सुल्तान था वो कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। उसने खलीफा की उपाधि धारण की। ऐसा करने वाला वह सल्तनत का प्रथम शासक था। उसने स्वयं को अल इमाम उल आजम, खलीफा ए रब उल आलमीन, खिलाफत उल्लाह मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि, अमीर उल मोमिनीन घोषित किया। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब इनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए, इनको किस रूप में जानेंगे? पहला कि ये खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान थे। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान थे।
दूसरा क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाजार नियंत्रण, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली स्टार्ट की गई थी, तो इन्होंने उसको समाप्त कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना, मतलब इसको स्टार्टिंग किसने करी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करी। उसको समाप्त करने का कार्य जो है किसने किया, तो खिलजी वंश के जो अंतिम सुल्तान थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इन्होंने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया है, किसे, देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया है। सुल्तान मुबारक खिलजी ने देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, इसका नाम बदलकर कुव्वतुल इस्लाम रखा है। तो ये हमारा जो है चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम आगे, ये क्वेश्चन और रह गया है, इसके बाद में जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे तुगलक वंश। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? किसमें, नसरुद्दीन खुसरो शाह। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? नसरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन शाह ने शासनकाल में खिलजी वंश के जो अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसने शत्रुओं के विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश को जो है इसके आगे वाला जो क्लास रहेगी उसमें हम कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। जितने भी जो है चैप्टर उसमें थे, जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते थे, और आपका जो है इन्वायरमेंट की भी क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। जिसने नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ विलियम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।